नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आज हम जनवरी से लेके जून तक के टॉप 400 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि मैं इसका पार्ट वन करवा चुका हूं। पार्ट वन में मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए थे, है ना। आज हम 101 से लेकर 250 तक कंप्लीट करेंगे। तो मैंने सोचा कि पिछली बार क्योंकि मैंने 100 ही क्वेश्चन करवाए हैं, इस बार 150 करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो जल्दी जल्दी ये पूरा हो जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये पार्ट टू है, पार्ट वन मैं करवा चुका हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। वही वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और अगर आपको जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर्स देखनी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन दोनों मंथ्स की मैंने अलग से वीडियो बना दी थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। पेन चेंज कर लेते हैं बस। 101 से आज करेंगे। क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो 1.25 या फिर 1.5 में भी करके देख सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड है ना, तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ इसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड इस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ना आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छूटने वाले हैं, ना ही आपके फैक्ट वाले। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वॉज नेम्ड इन टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है, डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, ये इनका नाम है, जिन्हें क्या मिला है? टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कौन है ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आता है ना, तो उसमें पूछा जा सकता है ये कौन है। तो आपको याद रखना है, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस एक मिनट दो मुझे, मैं चेक कर लूँ भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके बाद पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या याद रखना है? इंडियन कंजर्वेशनिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है, विच विच इंडियन स्टेट रैंक्ड वन इन लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। मतलब एक लोकल गवर्नेंस का परफॉर्मेंस इंडेक्स निकलता है, उसमें कौन सी वो स्टेट है जिसे नंबर वन माना गया है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। तो ये है कर्नाटका। क्या याद रखना है आपको? कर्नाटका। कर्नाटका नंबर वन है लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा गया है, इंडिया का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी कहां पर लाई गई है? ठीक है, किस स्टेट ने लॉन्च करी है इंडिया की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी? ठीक है, तो ये किसने करी है? मध्य प्रदेश ने करी है। किसने करी है? मध्य प्रदेश ने करी है। आगे बढ़ते हैं। और नंबरिंग में प्रॉब्लम हुई है क्या? 101, अच्छा 101 ये था, फिर 2, फिर 3, 4। ठीक है, अब बोला गया है, वॉट वॉज द टोटल एफ डी आई इनफ्लो? एफ डी आई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पूछा गया है, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था 2024-25 में? ठीक है, तो आपको याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है कि कितना आया था, बट इससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि कहाँ पे आया था, कौन से सेक्टर में आया था, ठीक है, और कहाँ से आया था। ठीक है, ये आपको याद रहे ना रहे, पर तीन चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। ठीक है, कौन सी वो स्टेट थी? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र थी।
कितना परसेंट यहीं पे 39% जो टोटल इंडिया में आया ना, उसका तो अगर इंडिया में 100% आया है तो उसका 39% तो महाराष्ट्र में ही आया है एफडीआई। ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कौन से सेक्टर में आया है सबसे ज्यादा एफडीआई, तो आपको पता होना चाहिए एक ही सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जिसमें आ भी सकता है ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में तो आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जिससे हमें सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो आपको मैं इधर लिख देता हूं ऐसे कंट्री, कौन सी कंट्री है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर। कितना परसेंट यहाँ से ही आता है, 30% के करीब यहीं से आता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए जो स्टेटमेंट्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी अगर आप याद रख पाओ तो ऐसे याद रख लेना, अराउंड 80 बिलियन के अराउंड था। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो, ऐसे याद रखना। सारी इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी करंट अफेयर्स है, कितना याद रखेगा इंसान। ठीक है। तो मेनली ये जरूर याद रखना, यहाँ पर वो आपसे खेल सकते हैं स्टेटमेंट में कि महाराष्ट्र की जगह एमपी डाल दें, क्या पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो सिटी है जिसने टॉप किया है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स को। ठीक है, जो कि कब निकाला गया है, 2025 में निकाला गया है। उसमें कौन सी वो सिटी है जिसने टॉप किया है, तो आप याद रखना। कहाँ गया पेन भाई, हाँ, आप याद रखना न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। मैंने बोला है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ूंगा। जो भी समझाने वाली चीज होगी सिर्फ वही समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पास में ही है। बोला गया है कि इंडिया की रैंक बता दो हमें, किसमें, इसमें तो स्टार मार लो, आना ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया की रैंक थी 40th, 40वीं। ठीक है। तो पहली रैंक पे कौन था, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड। ठीक है, फर्स्ट पे कौन था, स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक क्या थी, 40th। किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इनोवेशन की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है वो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको रैंक 1 किया गया है, मतलब रैंक 1 दी गई है जिसको फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में। इस पे भी स्टार मार लो। ठीक है, किस कंपनी को, किस इंडियन कंपनी को फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में नंबर 1 घोषित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना। इसके अलावा कोई हो सकती है अभी कि अगर आप चीज़ें देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा कोई हो भी नहीं सकता। अदानी है बस एक जो कंपटीशन दे सकता है, बट अभी भी वो पास नहीं है। तो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट समिट हो रही है, कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए दुबई में हुई थी। दुबई कहाँ पे, यूएई में। ठीक है, इसे भी स्टार मार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली आएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किस सिटी ने, कौन सी इंडियन सिटी है जिसने होस्ट किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट को। ठीक है, 2025 की है, पता होना चाहिए, गांधीनगर ने किया है। गांधीनगर कहाँ पर है जी, गुजरात में है जी। कहाँ पर है जी, गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट बेस में टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने वाले में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, बोला गया है कहाँ पर वर्ल्ड की पहली है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना। वर्ल्ड की पहली कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, अभी जो यूएसए को क्या कर रहा है, पूरा कंपटीशन दे रहा है, चाइना। ठीक है, तो किसने किया है, वर्ल्ड की पहली कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को किसने लॉन्च किया है जी, चाइना ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है, ये तो मैंने पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है,
कि वो कौन सी पहली कंट्री बन चुकी है, शायद जुलाई या अगस्त वाली किसी करंट अफेयर्स में मैंने करवाया था, वो प्लेलिस्ट में आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में किया है, तो कौन सी है ये, एक इंडिया की ही प्राइवेट कंपनी है, पता होना चाहिए कौन सी है, स्काई रूट एरोस्पेस। पर इसके साथ और क्या पता होना चाहिए कि जिस इसे रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो याद रखना आपको क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आगे क्या है, टी डी। ठीक है, किसने डेवलप किया है इसे, डेवलप्ड बाय इसरो, डेवलप्ड बाय इसरो। अब ये आपसे कैसे पूछ सकते हैं, वो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, कैसे, पहले ये बोल देंगे कि रीयूजेबल रॉकेट जिस भी कंपनी ने लॉन्च किया उसका नाम क्या है, कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया तो आपको पता चल जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस है। बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या है, तो नाम है RLVTD। फिर बोल सकते हैं कि किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने किया है। इसलिए तीनों चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 107th नेशनल पार्क कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा में बनाया गया है। बनाया क्या गया है, मतलब इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है, सिमली पार्क नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है, ओडिशा। कहाँ पर है, ओडिशा। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा था, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो ये पहले टॉप 100 क्वेश्चन करवाए ना, उसमें मैंने बताया। ठीक है, 400 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया है, उसे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और कब बनाया गया था ये भी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाइना ना एक चांग E8 मिशन कर रहा है। ठीक है, ये एक लूनर मिशन है। तो क्वेश्चन वो आपसे मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ सकते हैं कि ये चांग एट मिशन कहाँ का है। ये चांग ए है, इधर ही ई लगा हुआ है, ठीक है, साथ में ही है। तो ये कहाँ, कौन सी कंट्री कर रही है ये पता होना चाहिए, चाइना। ठीक है, अब बोला गया है इसको पार्टनर कौन कर रहा है। देखो वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, रशिया भी है, ईरान भी है, पर रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। किसने ज्वाइन किया है रिसेंटली, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चांगे 8 मिशन है, लूनर मिशन, ये कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कौन से ईयर में इसको करा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कब है, 2029, 2029। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो फूड डिलीवरी ऐप है, कौन सी वो फूड डिलीवरी ऐप है जिसे सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली ऐप माना गया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब याद एक चीज रख लेना, वो अगर स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो पक्का इधर सेकंड की जगह फर्स्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने ये तो पढ़ा है कि डाउनलोडेड ग्लोबली कौन सी है सबसे ज़्यादा, तो जेप्टो। लेकिन उन्हें आप वो यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि सेकंड है या फर्स्ट है। तो आप याद रखना सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है कौन सी है, जेप्टो है, इंडिया की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन्होंने इसे फाइंड किया है उनका नाम क्या है, पिछली वीडियो देखना, पता चल जाएगा, है ना। क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने उस तरीके से ही चीज़ों को पुट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सा वो इंडियन विलेज है जिसे डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात में। ठीक है, ये आपको बताना है, तो वो कौन सा है, गुनेरी विलेज, गुनेरी विलेज। अब इसमें और कुछ समझाने वाला है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं ना, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। बोला गया है कौन सा वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसका ट्रायल सक्सेसफुली किया गया, किसने किया, डीआरडीओ ने किया। ठीक है, किसने किया, डीआरडीओ ने किया। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी है, ये है VSHORADS। तो क्या इसकी कोई फुल फॉर्म भी है, बिल्कुल है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, VSH से क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज। एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, वेरी शॉर्ट, पूरे ही लिख देता हूँ, चलो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है,
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो SHOR है ना, इससे शॉर्ट है, V से वेरी है, R से क्या है हमारा रेंज, A से क्या है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DRDO को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। प्लीज़ याद रखना। बस एक मिनट पानी पीने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि क्या नाम है उसका, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और पूछ सकता है DRDO को कब इस्टेब्लिश किया गया। तो आपको पता होना चाहिए 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो रिपोर्ट है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन निकालता है? इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कौन निकालता है? UNDP निकालता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो इंडेक्स निकाला गया, ये जो रिपोर्ट निकाला गया, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक क्या थी? ठीक है, तो HDI में इंडिया की रैंक कितनी है? 130। अच्छा, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पूछ ले तो फर्स्ट कौन है? आइसलैंड। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना 130 रैंक ही इंडिया की है और 130 रैंक ही बांग्लादेश की है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते उधर, शेयर्स रैंक विद किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की रैंक अभी बता दिया मैंने आपको, है ना, कितनी है? 130 है। किसके साथ शेयर कर रहे हैं हम? बांग्लादेश के साथ ये रैंक शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे ये भी क्वेश्चन बना दिया। ओके जी, बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किस नेबरिंग कंट्री के साथ हम ये रैंक शेयर कर रहे हैं? 130? बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं, सब पहले ही बता दिया मैंने आपको। अब बोला गया है वो कौन सी कंट्री है जिसने, अरे ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, कौन सा बताया मैंने आपको ये अभी कि किसकी फर्स्ट रैंक आई है? आइसलैंड की। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं छूटेगा आपका, सब कुछ कवर होगा इधर। ठीक है, आज की क्लास में ही आपको वो भी देखने को मिलेगा, बजट। बजट से तो इतने क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और बजट पहले थोड़ा सा समझा भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो इसरो की सैटेलाइट है जिसने फेज्ड ऑर्बिट रेजिंग इशू, जिसमें हमें इशू देखने को मिला ड्यू टू माल फंक्शन। माल फंक्शन मतलब कुछ समस्याएं देखने को मिली हमें उस जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट में। तो आपको पता होना चाहिए कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये है NVS-02। एक और चीज़ मैं आपको इससे बता देता हूँ, इसका जो लॉन्चिंग वहीकल था वो कौन सा था? GSLV-F15। ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसमें और कुछ है इम्पोर्टेंट? और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि ओ हो, कौन सा इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2100 कोमेमोरेटिव कॉइन इन द ऑनर ऑफ विच लेजेंडरी सिंगर? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से सिंगर कौन से हो? मोहम्मद रफ़ी जी हैं। प्लीज़ याद रखना ये क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई हिंदी में देख रहा है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज वाले भी बहुत होंगे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है, और मैं बोल भी हिंदी में ही रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ऑपरेशन डेविल हंट। बोला गया है ये ऑपरेशन डेविल हंट डायरेक्टली आएगा। यहाँ तो मैंने आपके लिए इजी कर दिया लिख के कि वहाँ की जो XPM है बांग्लादेश की, उसको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया था। बट आपसे वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा ऑपरेशन डेविल हंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेविल हंट क्या है। कि वहाँ की जो XPM है शेख हसीना, जो इंडिया में आ गई थी, उन्हें पकड़ने के लिए ये लॉन्च किया गया था ये ऑपरेशन। कौन सी कंट्री का है? ऑब्वियसली बांग्लादेश का है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट पता है क्या है? अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन महादेव क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ऑपरेशन शिवा क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो दो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ जो शायद आगे भी आएंगे। सबसे पहले तो ऑपरेशन ब्रह्मा।
ऑपरेशन ब्रह्मा हमने किसके लिए निकाला था? म्यांमार के लिए। यहाँ पर आपको पता है अर्थक्वेक आया था तो उनकी हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशन निकाला गया था। एक ऑपरेशन शिव जरूर आ सकता है। ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन शिव क्या है? ये जो अमरनाथ की यात्रा होती है ना, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये ऑपरेशन निकाला गया था। तो मैं सिर्फ इधर लिख देता हूँ, अमरनाथ यात्रा, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा जैसे ही आप इसे पढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिसने क्रिस गेल का जो ओडीआई के जो छक्के मारने का रिकॉर्ड था उसे सरपास कर दिया है, उसे तोड़ दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कौन है? रोहित शर्मा जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैट वाला क्वेश्चन है एकदम, मतलब कुछ फैक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ओ हो, इस ये समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, 2025 में भी हुए नेशनल गेम्स, एनजी लिख रहा हूँ। 2025 में भी नेशनल गेम्स हुए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुए। कहाँ पे हुए? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था मौली। ऐसे ही मैंने आपको तब करवाया था विराज। विराज किसका मैस्कॉट था? जो पैरा गेम्स हुए थे उसका, है ना। ऐसे ही उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए हैं उसका मैस्कॉट क्या था? मौली। अब 2027 में भी होंगे ये, 2026 में नहीं होंगे, 2027 में होंगे। अब यही बोला गया है 2027 में ये जो नेशनल गेम्स होंगे ये कहाँ पर करवाए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय में करवाए जाएंगे। ठीक है, प्लीज 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 2025 का याद रखना, कहाँ हुए और मैस्कॉट क्या था, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इंडिया की रैंक बताओ, इंडिया की रैंक बताओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है करप्शन को दिखाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 96th पे है हम। क्या हमारी रैंक है? 96। टोटल कितने थे? 180। कितने थे टोटल? 180, उसमें से 96th हमारी रैंक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री है, ओ हो, इसमें भी समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रैंक हुई है? तो थर्ड में तो है इंडिया, ये सिंपल है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट कौन थी, सेकंड कौन थी, थर्ड कौन थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे कौन थी और सेकंड पे कौन थी। देखो, कंपटीशन हमेशा चलता है दो कंट्री के बीच में, चाइना और इंडिया, चाइना और यूएसए के बीच में। पर इधर क्या है, इधर किसने बाजी मार ली है? इधर बाजी मार ली है चाइना ने, और सेकंड पे कौन है? यूएसए। और हम किस पे हैं? हम थर्ड पे है। देखो कितनी बड़ी बात है कि अब हम, आप देखोगे मेजरली हम ही टॉप 5 में हर जगह दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा करप्शन और न्यूज़ वगैरह को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जगह पे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है अरे एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया कि ना, याद रखना कि ये जो, अब आपको ये तो पता चल गया कि हम थर्ड आए हैं, पर कोई तो इंडेक्स होगा जिस इंडेक्स के थ्रू हमें ये पता चला, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। इंटरनेशनल, INT लिख रहा हूँ, INT का मतलब है इंटरनेशनल। ठीक है, BBB। ठीक है, BBB एक्सपो ऑन बायो एनर्जी, बायो एनर्जी, ENERGY, बायो एनर्जी वैल्यू चेन। ये रिपोर्ट है जिसके थ्रू हमें पता चला। ठीक है, बस इतना याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि रैंक क्या थी इंडिया की, क्या रैंक इंडिया ने सिक्योर करी है इंटरनेशनल शिपमेंट अंडर वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन इतना ही है जो वो आपसे वहां पे पूछेंगे
कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि इंडिया की रैंक इसमें क्या है, 22nd। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये निकालता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, बस इतना जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन फिजूल का लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बोला गया एयरो इंडिया हुआ, क्या हुआ, एयरो इंडिया बोला गया है कि कहाँ पर हुआ और इसकी थीम क्या थी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। अब मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, दो बेंगलुरु के ऑप्शन और उसमें अलग अलग हुआ, चलो कोई बात नहीं, बस इससे ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ। और इसकी थीम क्या थी, द रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सी स्टेट है जिसने पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बनाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है, सिक्किम। कौन है, सिक्किम। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पहला हो रहा है, तो मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। पानी की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है क्लास लेते टाइम। अब देखो, इंडिया का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ पे करवाया गया। जो कोस्ट है ना, इंडिया के कोस्ट हैं, ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है, इसके जो कोस्ट हैं इसके लिए एक पहला सेंसस हुआ है कि यहाँ पर बर्ड्स कितने हैं। तो ये पूछा गया है कि ये किसने करवाया है, किसने करवाया है, जामनगर। ठीक है, मतलब किसने करवाया इन द सेंस कि कहाँ हुआ है। ठीक है, जामनगर का आपको पता ही होगा, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस, सबसे पहले तो याद रख लो कौन सी डेट को होता है, 9 जनवरी। 9 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था जो इसे करवाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी रिटर्न्ड, बस इतना लिख देता हूँ, है ना, कब, ईयर भी लिख देता हूँ 1915 में। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया। 9 जैन को गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब आपसे बोल दिया गया है कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्या बोले, थीम क्या थी इसकी। अच्छा, तो याद रखना, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ओके, विकसित भारत हम कब तक बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन हो गया, 2047 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि ये जो साइबर अटैक्स हैं, पेन ही खो जाता है, हाँ ये रहा, साइबर अटैक्स हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट निकाली थी इसके ऊपर, साइबर अटैक्स के ऊपर, क्लाउड सेक रिपोर्ट निकली थी, उसमें इंडिया की रैंक क्या ही है ये बताना है आपको। ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी क्योंकि हमें सब कुछ करना ही है तो इसलिए कर रहे हैं। और इसमें ना हमारी रैंक सेकंड थी, मतलब यार टॉप 2 में आ गए साइबर अटैक्स में, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं, बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड, मीन्स करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, उससे रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फॉलो करना होगा आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किस चीज़ की, कि आगे आने वाली वीडियो कौन सी है और कौन सी नई सीरीज़ है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर इज द सिक्स्थ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि ये सेमीकंडक्टर यूनिट जो है छठी, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश करी जा रही है, तो कहाँ पे इस्टेब्लिश करी जा रही है और मैंने इसे क्यों इंक्लूड किया है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि एक मिनट, ये पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, नियर जेवर एयरपोर्ट। ओके, यही आंसर। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में इसे किया जा रहा है और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट है
ये कौन सी कंपनी है जो बना रही है? तो आपको याद रखना है HCL एंड एक नाम है, मैं लिख देता हूँ, फॉक्सकॉन, वो इसको बना रही है। अब देखो यार, यूपी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है ना, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है फर्स्ट यूनिट जो कि कितने की है, 660 मेगावाट की है, उसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट फिर भी इंक्लूड करना था तो कर दिया है, ठीक है। गटामपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पर मैं बता देता हूँ कैसे पूछा जाएगा। ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो गटामपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि यूपी में बनाया है। कहाँ पे? यूपी में कानपुर नगर में, ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही है, डिस्ट्रिक्ट नगर एक ही बात है, यूपी में, ठीक है, इसीलिए बस इंक्लूड किया है। ऐसे पूछा जाए ना पूछा जाए, स्टेटमेंट में अगर वो पूछेंगे तो ऐसे पूछ लेंगे कि ये गटामपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इस जगह लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी की जगह क्या कर देंगे, योगी जी का नाम ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी हैं, और पहली यूनिट है ये भी याद रखना, ठीक है। यहीं पे थोड़ा है जो वो घुमा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है, पेन कहाँ गया जी, पेन ये रहा, देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ पे किया है। अहिल्या भाई जहां आपको दिखा, समझ जाना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इसीलिए मैंने दो ऑप्शन डाल दिए, बट दो ऑप्शन में से पहला वाला सही है, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे किया गया, पूरी ओडिशा में। ये क्या था, ये क्या था? सबसे पहले तो याद रखना 15 दिन का इनिशिएटिव था, 15 डेज का, ठीक है। किस लिए था कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, किसमें, फार्मिंग में। जो हमारे फार्मर्स है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाए, इससे रिलेटेड ये एक अभियान था। तो इतना याद रखना, कहाँ हुआ था, पूरी ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, इंडिया की नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 मई, मतलब वो यही पूछ लेंगे 2025 में कितनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होगे लास्ट टू में, ठीक है। तो कौन सा है, 34,333 GPUs। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, ओहो, वर्ल्ड का पहला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का पहला और इंडिया का पहला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जो चीज़ यूपी में होती है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मीथेनॉल प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया गया, कहाँ किया गया, कसो डेनमार्क में। तो अगर वो आपसे कोई ऐसे पूछ लेगी ये सिटी कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, डेनमार्क में है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो ई मीथेनॉल प्लांट है ये कौन बना रहा है जी, ये कौन बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिख देता हूँ, डेवलप बाय यूरोपियन यूरोपियन एनर्जी एंड मिथ सुई। बस ये कंपनी का नाम है, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे आगे आ ही गया ये तो, कि ये कंपनी का नाम है, ठीक है, डेवलप्ड बाय यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कहाँ पर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 इनॉग्रेट किया गया था। देखो यार, फेस्टिवल तो पूछे ही जाने होते हैं, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो फेस्टिवल ना पूछे। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, देहरादून में। अब पता है होता क्या है, जब भी हम ऐसे सोचते हैं ना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, अरे भाई न्यू दिल्ली मार्क करके आ जाते हैं, डाला इसीलिए है भाई, याद रखना नेशनल है पर दिल्ली में नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, देहरादून में।
ऐसे ही अभी बताया था एरो वाला जो था वो कहाँ पे हो रहा था, वो हो रहा था बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सा पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है, किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो एविडेंस बेस्ड प्लानिंग है और गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाए। कहाँ पर, पंचायत में। ठीक है, तो इसका जो है उन्नति इंडेक्स है पंचायत उन्नति इंडेक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली यार पंचायत से रिलेटेड है तो आपको पता ही होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब आपको पता है पंचायती राज से दो रिलेटेड कमिटीज़ है, बलवंत राय और अशोक मेहता। बलवंत राय कब आई थी, 1957 में, और ये कब आई थी, 1977 में। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है जो याद होनी चाहिए आपको जीएस के लिए। और इधर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉन्च किया गया है ये किसने लॉन्च किया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये लिखवा देता हूँ, दिल्ली में ही एक जगह है, डॉक्टर भीम राव, पहले मैं सो रहा था शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं पर छोड़ो, लिख देते पूरा, भीमराव अंबेडकर सेंटर। कहाँ पे है ये अभी बताया मैंने आपको, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओ हो, बोला गया है, यार मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, बस मैं इसके पेन किसी तरीके से, किसी को पता हो तो मुझे बताओ इसके पेन का साइज कैसे बढ़ाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। बोला गया है, वेयर वॉज द 11th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्विसेज सर्वेंट। आप देखो यार, सिविल सर्विसेज सर्वेंट है, याद रखना, में कैसे याद रखना है, देखो इंडिया में कहाँ पे है, लबासना। लबासना कहाँ है हमारा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहीं पर क्या है कि हम किसको सिखा रहे हैं, श्रीलंकन जो सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लेके आए हैं। कहाँ पर, मसूरी में। कहाँ पर, मसूरी में। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में। तो कैसे याद रखना है आपको कि हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स कहाँ पे जाते हैं, उत्तराखंड। क्यों, लबासना के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, हो ही नहीं सकता ना पूछा जाए, इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो अभी बताता हूँ। बोला गया है जो जंगल सफारी ट्रेन है कितने किलोमीटर लॉन्ग है, पूछा जाएगा, याद रखना, इसलिए इंक्लूड किया है, 107 किलोमीटर लॉन्ग है। बोला गया है कि ये कहाँ पर हुआ है, अभी आपको मैंने बोल दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अब आपसे क्या बोला जाएगा, इसकी मेन अट्रैक्शन क्या है और किस किस को कनेक्ट कर रहा है। ट्रेन कहीं से कहीं तो जा रही होगी ना, तो किसको कनेक्ट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ, कटर कटरनी घाट। कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किसको कनेक्ट कर रही है, दूधवा। दूधवा क्या है, हमारा टाइगर रिजर्व है ना। मेन अट्रैक्शन क्या है, मेन अट्रैक्शन मेन अट्रैक्शन इसकी क्या है, एक विस्ता डोम कोच है, वो इसकी क्या है, मेन अट्रैक्शन है किसकी, ये ट्रेन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी इन इंडिया। तो बोला गया यार ये तो लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि 2011 से 23 के बीच में कितने लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। इस डेटा को दिमाग में बिठा लो, 171 171 171 171 मिलियन। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। और क्योंकि ये नंबर देखो, मैं वैसे आपको नंबर याद करने के लिए कभी बोलता नहीं हूँ, पर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 171 याद रखना। आगे बढ़ो, कौन सी वो पहली CISF की नारी हैं, महिला हैं, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करी है वहाँ पर, ठीक है, उसे स्केल किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है गीता जी। ठीक है, गीता समोता, गीता समोता। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक नोबल है, ठीक है, प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी।
इन्होंने ज्वाइन किया है किसको? राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड को। किस स्टेट के बोर्ड को इन्होंने ज्वाइन किया है? नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यार करवाना है सब कुछ तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कौन सा है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इनिशिएटिव है जो अनवेल किया है सर्बानंदा सोनोवाल ने? यार पेन कहाँ गया? ये रहा, सर्बानंदा सोनोवाल ने। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है। सागर में सम्मान। क्या है? सागर में सम्मान। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है जी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? सागर में सम्मान किया जा रहा है, जो विमेन है उन्हें भी एनकरेज किया जाए, उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाए। किस लिए? ताकि जो हमारी मैरीटाइम इकोनॉमी है ना, हमारा जो मैरीटाइम वर्कफोर्स है, ठीक है, उसमें वुमन भी काम कर सकें, उनमें औरतें भी, महिलाएं भी काम करें। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी इसका मेन मोटिव है, जेंडर इक्वालिटी। पर कहाँ पर? सागर में, मैरीटाइम सेक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दूँ, हाँ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये वो सारी चीज़ें। बट याद रखना, जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि सागर, अच्छा सागर में सम्मान, सम्मान किसे दिया जा रहा है? महिलाओं को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात करी जा रही है। अच्छा, कहाँ पे करी जा रही है? सागर में करी जा रही है। सागर का मतलब मैरीटाइम मैरीटाइम सेक्टर। ऐसे याद रहता है। वो लिख के लिखा पढ़ी तो मैं भी कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन के बाद एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, वो तो कोई भी कर देगा। पर ऐसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ें याद रहती हैं। अब बोला गया है एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट। ये किसके अंडर आता है? तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इससे ज़्यादा जो आपको पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि क्यों लाया गया है ना, क्या काम है इसका। इसका देखो, एक देश एक धड़कन, एक ही देश है यार, और सबका एक ही जैसा दिल होना चाहिए, है ना। किससे रिलेटेड एक जैसा दिल हो जाना चाहिए? कि सब, हर कोई भाई भाई है, ऊपर से साथ ही साथ अपने देश के लिए प्रेम बढ़े। ठीक है, और नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसकी हम इज्जत करें। ठीक है, इसीलिए ये मतलब कि एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रमोट। क्या प्रमोट कर रहे हैं जी? यूनिटी। ठीक है, सब एक होके रहो। पेट्रोइटिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि सब पेट्रियट बने रहो। ठीक है, कि सब देशभक्त बनो। प्लस क्या है? नेशनल फ्लैग जो है हमारा, नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसकी इज्जत करो। ठीक है, इसीलिए ये फ्लैग्स और फ्लैग्स कह रहा हूँ, ये इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इम्पोर्टेंट। एंटी नक्सल से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन एक आ चुका है। मेरा, मुझे पेन नहीं मिल रहा, सॉरी। हाँ, ये रहा। तो एंटी नक्सल से पहले ये जो ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद ही होने चाहिए। ऊपर से क्या याद होना चाहिए? देखो, सबसे ज़्यादा नक्सल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो ये निकाला गया है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ याद रख लेना, कितने दिन का है? 21 डेज का। 21 डेज का ये ऑपरेशन है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि अच्छा, कितने वो विलेजेस हैं डिक्लेयर किया गया है जिन्हें आदर्श ग्राम, पीएम अजय स्कीम के अंडर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये जो अजय स्कीम है, ये है किसके लिए? ये अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनुसूचित जाति क्या था? हाँ, अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कब लॉन्च करी गई थी? 2021-22 में। ठीक है, अब बोला गया है इसमें कितनों को आदर्श ग्राम माना गया है, कितनों को आदर्श ग्राम माना गया है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर ही ऐसा बनाता हूँ कि आपको पता चल जाए। क्या है? 4991। और सब में आपको दिख रहा है कि यार ये तो नहीं होंगे, यही होगा। ठीक है, यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ है। ओके, और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है।
पीएम अजय का एक और आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब मैं उसके बारे में और समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है क्या है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। आगे बढ़ते हैं। ओहो, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो प्रिपेयर करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को कौन करता है आपको पता होना चाहिए। तो कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। और कौन इसमें फर्स्ट आया है? कौन फर्स्ट आया है? ओडिशा। ओडिशा की क्या रैंक आई है? फर्स्ट इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ जो याद रख सकते हो वो ये है कि छत्तीसगढ़ सेकंड पे आया है, ठीक है। पहले पे कौन है? ओडिशा। सेकंड पे क्या है? छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। किसने इसे टॉप किया? अच्छा, ये पिछले वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो फिजिकल इंडेक्स है उसे किसने टॉप किया है? अभी मैंने आपको बताया ओडिशा ने किया है। सेकंड पे कौन आया है? छत्तीसगढ़ आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, बोला गया है हु वॉज, अच्छा, हु नहीं होगा ये, हु नहीं होगा, सॉरी। मैं हिंदी में बता देता हूँ सिंपल भाषा में, कि वो कौन सा एआई है जिसे असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसे असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू शेयर कैबिनेट मीटिंग की इंफॉर्मेशन। जो कैबिनेट मीटिंग होती है ना, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे दिखाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट है, कौन सा इनिशिएटिव लिया है, कौन सा एआई लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए, अंकिता। एआई एंकर अंकिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अच्छा, जो ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ गए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ यूपी में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो ब्रह्मोस है ये कौन मांग रहा था हमसे? फिलीपींस, है ना। कौन मांग रहा था? फिलीपींस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। बोला गया है कि वो दो इनिशिएटिव हैं, कौन से? यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हैं, स्टार मार लो, आएगा ही आएगा। कई जगह मैं स्टार मारना भूल गया हूँ तो याद रखना, मैंने आपको बताया था। तो बोला गया है कौन सपोर्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, ये काम करने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। अब देखो क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि एआई प्रज्ञा और यूपी तो नहीं पूछा जाएगा, यूपी एग्रीज पर ये पूछ लेंगे एआई प्रज्ञा कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, कौन सा जो स्टेट है उसका ये इनिशिएटिव है, याद रखना उत्तर प्रदेश। क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या याद रखना है? कौन सपोर्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश को ये चीज़ करने के लिए? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी रूल्स, अभी ये बहुत न्यूज़ में था इसलिए इंक्लूड किया मैंने। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये जो ए बी सी ऐसे नहीं लिखेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल, ऐसे लिखेंगे ए बी सी रूल्स किससे रिलेटेड है? वहाँ आ जाएगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर उसके बाद बोल देंगे कि एनिमल्स। फिर आप सोचोगे भाई एनिमल्स का क्या काम है? देखो ये याद रखना, एनिमल बर्थ कंट्रोल इसमें क्या होता है, पहले जो डॉग्स के लिए बताता हूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पहले उठाया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्हें उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ से उन्हें उठाया गया है। इसे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लाए गए थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब बोला गया है कौन सी वो स्टेट है जिसने डिमांड किया है कि भाई ये जो 2023 के रूल्स हैं इसमें अमेंडमेंट करो। याद रखना कब आए थे ये रूल्स? 2023 में। देखो यार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत बड़ी जजमेंट निकाली थी, जिसकी वजह से आपको देखा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो इसीलिए एबीसी रूल्स न्यूज़ में है, तो प्लीज़ याद रखना 2023 में लाए गए थे, ठीक है। अब बोलेंगे कि कौन सी वो स्टेट है जिसने बोला कि अमेंडमेंट करो भाई साहब इसमें? केरला ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब देखो, स्टार क्यों? पहला ग्रीन विलेज यार, मुझे लगता है वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे वो कौन सी स्टेट है जहां पर पहला ग्रीन विलेज जो है वो हमें देखने को मिला है। आपको याद रखना है त्रिपुरा।
और गंदा करना चाहे क्वेश्चन को तो पूछ लेंगे अरे त्रिपुरा में वो कौन सा विलेज है, तो आपको याद रखना है रंगाचेरा। रंगाचेरा। और क्यों ग्रीन विलेज क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ सोलर एनर्जी और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से इसे बोला गया है। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। भारत टेलीकॉम 2025 को किसने लॉन्च किया? सिंधिया साहब ने किया। सिंधिया साहब ने किया। ठीक है, कौन है ये यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, यूएम लिख रहा हूँ, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है किसके हैं ये, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशंस के। पूरा ये है कि कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूरा ये है जी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब बोला जाएगा कि ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, तो याद रखना इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसने किया, कहाँ हुआ, सब पता चल गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये इसमें किसने हेल्प करी थी, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इससे रिलेटेड है, तो वो भी लिखवा देता हूँ यार, कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है इसमें है TEPC। TEPC का मतलब क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये क्या है। अरे भाई कहाँ गया यार। ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, पी से क्या है, पी से प्रमोशन है, सी से काउंसिल है। फुल फॉर्म लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस, है ना। सर्विस इसमें गुमशुदा है। ठीक है, सर्विस बीच में ही घुसाया हुआ है, सर्विस एंड एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आया पी। ठीक है, पी से क्या है हमारा, प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट लिख दिया, हाँ, प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा, पर ठीक है जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लॉन्च करी कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? ये किसने करी, हाँ जी किसने करी, भूपेंद्र यादव जी ने करी। ठीक है, कौन है ये यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, एनवायरनमेंट के। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि इस मिशन का काम क्या है, इस मिशन का काम क्या है, एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। कैसे कर सकते हैं, जब लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जा सके, एनकरेज किया जा सके कि इको फ्रेंडली आदतें डालो। ठीक है, अगर आपको कोई सामान लेने जाना है तो घर से ही पेपर बैग लेके जाओ, वहाँ पर ये मत करो वहाँ पे पेपर बैग लेके जाओ, या फिर वहाँ पर आप जूट बैग लेके जाओ, ये नहीं वहाँ जाकर बोला जी पन्नी दे दियो। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी इनिशिएटिव पर काम करना है तो सबसे पहले लोगों के साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी ही अच्छी पॉलिसीज लेके आते जाओ, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता तो। ठीक है, इसीलिए लोगों के साथ जुड़ना और लोगों को समझाना कि इसकी ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वर्चुअली किया गया था। वर्चुअली का मतलब क्या है कि वो जैसे हम कहते हैं स्क्रीन के थ्रू किया गया। तो बोला गया है कि ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री, मतलब कि सिंपल सी बात बोला है कि IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो ये मीटिंग हुई, उसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी, बस इतना पता होना चाहिए आपको। किसने करी थी जी, श्रीलंका ने करी थी। किसने करी थी जी, श्रीलंका ने करी थी। थीम लिख लो यार, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इंडियन ओशन, सस्टेनेबल इंडियन ओशन
फॉर फ्यूचर फ्यूचर कॉपरेशन, हाँ, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन ये थी। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट है जी? बिल्कुल भी नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ही आ गई, मैंने फालतू में मेहनत कर ली। सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। हाँ जी, अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि किसे इलेक्ट किया गया है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी आपको पता है ना, क्या है एस्टीमेट कमेटी? 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी है हमारे पार्लियामेंट की। ठीक है, एक स्टैंडिंग कमेटी है। इससे ज़्यादा कुछ क्वालिटी में इंपॉर्टेंट नहीं है इससे, है ना। बोला गया है इस बार जो है वो कौन इसके क्या बने, चेयरमैन बने हैं। तो चेयरमैन कौन बने इसके? संजय जायसवाल जी बने हैं। कौन बने हैं? संजय जायसवाल जी बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू फॉर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला गया है वो कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निकाला है, कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निकाला है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गाजियाबाद, कौन है? गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना ही बॉन्ड निकाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट, पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, मैं लिख देता हूँ इधर, कौन सा है? विजिंगम। बट सेमी ऑटोमेटेड क्या होता है? जो आधा मशीन से चले, मतलब आधा काम मशीन करे, आधा ही इंसान करे, है ना, वो सेमी ऑटोमेटेड होता है। तो ऐसा पोर्ट बना दिया गया है। कौन सा है? विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्ट जो है वो है कहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ आप भी मुझे बताइए, थोड़ा मज़ा आएगा कमेंट में। आप लोग जब मुझे बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों ने वीडियो देखी है। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक साथ बैठ कर 150 क्वेश्चन करवाना, 200 क्वेश्चन करवाना, 400 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाना, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही कठिन काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने रिसीव किया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का? ठीक है, तो ये किसे मिला है? नितिन कामत जी को मिला है। ये कौन है? जो एक ऐप है, आपको पता होगा, जेरोधा। जेरोधा है ना ऐप, उसके CEO हैं ये। कौन है? CEO। ठीक है, इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन करवाया गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का? तो याद रखना, नागपुर में करवाया गया। कहाँ पे करवाया गया है? नागपुर। नागपुर कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कहाँ पर युग्म इनोवेशन समिट 2025 की करवाई गई है। युग्म इनोवेशन समिट कहाँ पर करवाई गई है? न्यू दिल्ली में करवाई गई है। न्यू दिल्ली में करवाई गई है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भी मुझे ऐसा लगता है फैक्ट बेस्ड है, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, वो मैं आपको डायरेक्ट करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बोला गया है वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? MSME। MSME की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, कहाँ पर? ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए। ये कहाँ पे हुई है नेशनल वर्कशॉप? मैंने बोला है नेशनल वर्कशॉप है। जैसे मैं बोलना चाहूँ अगर, तो 90% क्वेश्चन का आंसर न्यू दिल्ली ही होता है अगर कोई नेशनल पे चीज़ हो रही है। पर जैसे अभी हमने देखा कि वो बहुत सारी चीज़ें एक देहरादून में भी हुई है ना। तो ऐसे याद रखना कि कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं, पर 90% का आंसर न्यू दिल्ली ही होता है। हाँ जी, AI किरण। AI किरण, AI किरण बोला गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? ये जो AI किरण प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको यार रेड्डी जी ने किया है। रेड्डी जी कौन है? कृतिका
रेड्डी। ठीक है, ये कौन है? एक कंपनी है वेरिक्स, उसकी सीईओ है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रख लेना एआई किरण किसने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 का कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग हुई। अच्छा, 2025 की कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग हुई। बोला गया है कि कहाँ पर हुई है जी? कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो नई कैंपेन है जो लॉन्च करी गई है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके किसको? मरीन फिशरी सेक्टर को। ठीक है, मरीन फिशरी सेक्टर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी कैंपेन निकाली गई है? कौन सी कैंपेन निकाली गई है? हाँ जी, इसका होना चाहिए इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुको, अभी बता देता हूँ। क्या है? न्यू कैंपेन फॉर मरीन फिशरीज सेक्टर। हाँ हाँ हाँ। इसका आंसर है, इसका आंसर है, एक बार ऐसा कर दो। ठीक है, ये जो आंसर है ना इसका, मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे इसमें और इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ये बाद में बता दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है अमरावती। अब ये जो अमरावती है ये कहाँ पर है जी? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसे सपोर्ट कौन कर रहा है? आरटीजीएस नाम की कंपनी है, वो कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एशिया का पहला, एशिया का पहला हाइपर लूप कंपटीशन कहाँ पर हुआ? एशिया का पहला हाइपर लूप कंपटीशन कहाँ पे हुआ? आईआईटी मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ? आईआईटी मद्रास में हुआ। 1 मिनट रुको, मैं उस क्वेश्चन को ना क्या करता हूँ, ऐसे इस पे मैं ये लगाता हूँ गोला, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया आईआईटी मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे हुई? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुई? पता होना चाहिए आपको, भोपाल में हुई। भोपाल कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कौन सा बन गया है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बन गया है। इसे किसने इनॉग्रेट किया? इनऑग्रेट किसने किया? तो किसने किया? सोनोवाल जी ने किया, सर्बनंदा सोनोवाल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिया की टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट को किसने निकाला है? TRAI ने निकाला है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जिसकी लेंथ कितनी है? 14 किलोमीटर की है भाई साहब। ठीक है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये किसके बीच में है? तो आपको याद रखना है देव प्रयाग सौद और जन्नासू के बीच में है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या याद रखना? एक तो लेंथ याद रखना। ठीक है, लॉन्गेस्ट है कहाँ पर है? उत्तराखंड पूछा जा सकता है। अगर और डीप में जाना चाहे तो आपसे ऐसे भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, पर इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। और इसे, इसकी जो खुदाई हो रही है ना वो एक मशीन के थ्रू हो रही है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना कि टनल बोरिंग मशीन जो होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम शक्ति है।
उस मशीन का नाम शक्ति है, मशीन नेम लिख देता हूँ, जिससे ये काम किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ गया इधर ही, देखो नाम शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सी स्टेट है जो इंडिया का जिसने पहला मोदी मेमो मेमोराबिलिया म्यूजियम इस्टेब्लिश किया है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी स्टेट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, कौन है वो, बिहार है। बिहार में कौन सी जगह है, मोतीहारी। वैसे ऐसे लिखा है तो पता चल ही गया होगा, यही आंसर है। ठीक है, मोतीहारी, बिहार। आगे बढ़ते हैं। अभी कितने क्वेश्चन हुए भाई, आधे क्वेश्चन ही हुए हैं अभी तो। ओहो, बजट वाले क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा। उसमें आपको चार चीज़ें बताऊंगा, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक है, अभी पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बोला गया है कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं बाय यूपी गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय दी गवर्नमेंट। कितने जो है हमारे वो स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है 5 बनाए गए हैं। अब देखो यार, आपसे पूछेंगे वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, प्रयाग, प्रयाग विंध्याचल, हाँ प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर। CORR का मतलब कॉरिडोर है। ठीक है, ऐसी फिर से प्रयागराज, अयोध्या। याद रखना सारे प्रयागराज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, गोरखपुर कॉरिडोर। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड है हमारा, 5 बनाए ना, थर्ड है हमारा लखनऊ। लखनऊ किसे जोड़ेगा, लखनऊ जोड़ेगा नैमिषारण्य कॉरिडोर। ठीक है, हो, फिर उसके बाद क्या था, राजापुर, राजापुर चित्रकूट, राजापुर चित्रकूट, और क्या था, इतना ही था ये कॉरिडोर। इसके बाद एक और बचा है बस लास्ट, उसके बाद वाला था मथुरा। ठीक है, फिर मथुरा डायरेक्ट जोड़ेगा वृंदावन से, और फिर ये जोड़ेगा एक जगह से जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, शुक क्या स्पेलिंग थी, शुक तीर्था, शुक तीर्था। ठीक है, तो ये हैं वो 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर जिन्हें जोड़ा जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या याद रखना, 5 बोले गए हैं, यूपी के ही हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, मथुरा से वृंदावन से शुक तीर्था। ठीक है, आपको और कौन सा याद हो जाएगा, अयोध्या से गोरखपुर, ये प्रयागराज से अयोध्या से गोरखपुर। तो मैक्सिमम जितने याद हो सके उतने याद रख लेना, बाकी आपने पढ़े हुए होंगे, देखे हुए होंगे, तो वहाँ पे एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिंक ई रिक्शा स्कीम कौन लेके आया है। ठीक है, पिंक मीन्स फॉर लेडीज। ठीक है, कौन लेके आया है, महाराष्ट्र। कौन लेके आया है, महाराष्ट्र। कौन लेके आया है, वहाँ के डेप्यूटी CM है अजीत पवार, वो लेके आए हैं, लिख देता हूँ। उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था, डेप्यूटी CM अजीत पवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन से मिनिस्टर है, हेल्ड इनिशिएटिव। हेल्ड इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए ना, है ना, पता तो होना चाहिए ना। तो क्या है, हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर, हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर, HEALD हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा डिजीज एंड अल्कोहल एसोसिएटेड, अल्कोहल एसोसिएटेड
बहुत लंबी है, ठीक है। पूछा जाए ना पूछा जाए पता नहीं, पर मेरा काम है आपको बताने का, ठीक है। एसोसिएटेड लिवर डिजीज, DISC डिजीज प्रिवेंशन। अब पूछा जाएगा बस कि किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है, होम मिनिस्टर ने। पता है वहाँ हेल्थ मिनिस्टर बोल दिया जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, होम मिनिस्टर ने किया है। होम मिनिस्टर कौन है आपको पता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया है संस्कृति का पांचवा अध्याय, संस्कृति का पांचवा अध्याय, कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेज ऑफ होम। किसकी स्पीचेज, भाई अब बोला भी नहीं जा रहा एक मिनट यार। किसकी स्पीचेज हैं ये? एक बुक है संस्कृति का पांचवा अध्याय, ये कंपाइलेशन है स्पीचीज का, स्पीचीज कह रहा हूँ, स्पीचेस का। किसकी स्पीचीज का ये स्पीचीज फिर से, ठीक है भाई ने बोल ही नहीं रहा, छोड़ो, ठीक है। तो किसका ये याद रखना, मोदी। ओके, किसने रिलीज किया? कभी आप कोशिश करना कि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ बोल के करने की, तो आपको पता चलेगा भाई कि थोड़ी देर बाद क्या हाल होता है ना। तो याद रखना, आचार्य महा महा मंडल मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश शानंद, ठीक है। ये कौन है? ये जूनो अखाड़ा है, उसके चीफ हैं, ठीक है। इसे पूरे को कंपाइल किसने किया? कंपाइल किसने किया? इनका नाम जरूर याद रखना, प्रभात ओझा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सी सिटी है, कौन सी सिटी है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड एक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है? ये ना आईबी में पूछा गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या पता इधर भी पूछते, याद रखना कौन सा है, इंदौर। क्या है इसका आंसर? इंदौर, ठीक है। हाँ, अगर लाइव चल रहे होते ना अभी तो थोड़ी देर का रेस्ट करवा देता, पर लाइव चल नहीं रहे, रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ मैं, तो फिर इसलिए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ याद रखना कि अगर पूछ लेना इंदौर में भी कहाँ पर किया है, तो बिचौली हप्सी, बिचौली हप्सी एक जगह है, वहाँ पर इसे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ही आ गया, ठीक है, बिचौली हप्सी। ओके, ये जो है ना लैंग्वेज, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ये कोक बोरक लैंग्वेज जो है ये कहाँ पर बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे बोली जाती है, त्रिपुरा। कहाँ पे बोली जाती है? त्रिपुरा, ठीक है। और ये किस में है? एट्थ स्केड्यूल में है। किस में है? एट्थ स्केड्यूल में इसे ऐड करने की बात करी जा रही है, ठीक है, डिमांड करी जा रही है। तो ये कहाँ की लैंग्वेज है? त्रिपुरा की। अब आपसे पूछा गया है कि कौन कर रहा है इसे, कौन बोल रहा है, कौन डिमांड कर रहा है? तो एक कोक बोरक साहित्य परिषद है, वो इसकी डिमांड कर रही है कि इसे एट्थ स्केड्यूल में डाला जाए, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, वो जुलाई या अगस्त की किसी किसी करंट अफेयर्स में। नाट्यशास्त्र एंड श्री भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। और इसके लेखक कौन है? भारत मुनि, है ना। ये क्या पता आपसे पूछ ले एंशंट हिस्ट्री में, इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। और क्या था? इसे पाँचवीं, फिफ्थ BCE से सेकंड AD तक किया गया कंपाइल, और वहीं पे नाट्यशास्त्र को सेकंड BCE से सेकंड AD तक, है ना। याद हो गया होगा अब तक आपको, है ना, मैंने पहले भी करवाया। हाँ, जो ये आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम है, बोला गया है
कि ये कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। जो भी सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बोला गया है वो कौन सी स्टेट है जिसने ऑर्डिनेंस जारी किया है फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? अच्छा, आंध्र प्रदेश है वैसे इसका आंसर, बट बता देता हूँ। ऑर्डिनेंस आपको पता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास, है ना, और प्रेसिडेंट के पास। स्टेट की बात करिए इसलिए गवर्नेंस बोला है मैंने। सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कौन सी वो स्टेट है जिसने ऐसा किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये जो एग्जीक्यूटिव 61st मीटिंग हुई है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एनएमसीजी की, ठीक है। एनएमसीजी का मतलब क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना बाद में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका एक और नाम है, पता होगा, है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। कब इसे लॉन्च किया था? 2014 में लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। बोला गया है कि जो 61st मीटिंग है वो किसने करी है, किसने तो फिर आपको पता होना चाहिए। इसके ही चेयरमैन है, अरे कहाँ गया भाई पेन, हाँ, इसके ही चेयरमैन है राजीव कुमार मित्तल जी। उन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। उन्होंने इसकी मीटिंग करी थी। कौन है ये? इसी के चेयरमैन। किसके? चेयरमैन ऑफ एनएमसीजी। ओके, कितना याद होना चाहिए आपको? चेयरमैन बोल लो, डीजी बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। अपने आप को भी थोड़ा एंथुसियास्टिक मुझे करना पड़ता है ना, ताकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता रहूँ, आलस ना करूँ ना बताने का। तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम जो है वो किसने लॉन्च करी? मध्य प्रदेश ने करी। क्यों करी? देखो, यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ठीक है, उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, बेटर किया जा सके, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। किसने करी है? मध्य प्रदेश ने करी है। आगे बढ़ते हैं। मिस तो नहीं हुआ कुछ? नहीं। बोला गया है पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 की कहाँ हुई? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर हुई है। ये हुई है मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर है जी? ओडिशा में है, ओडिशा में है, ठीक है। कौन से सेक्टर से रिलेटेड है विश्वकर्मा? MSME, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है भू भारती। भू का मतलब क्या होता है पता है आपको? जमीन। भू भारती पोर्टल किसने, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया है। तेलंगाना ने। भू का मतलब है लैंड, तो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है ये, लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। वहाँ के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया इस पोर्टल के थ्रू। ओके, मैं लिख देता हूँ लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम, है ना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि जो मेघालय है उसने उसको दो उसके दो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। अब ये क्वेश्चन ना ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो रिंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स है ये कौन सी स्टेट के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है किसको मिला है। मेघालय की दो हैं, क्या नाम है, रिंधिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यूपी के आएंगे ना, सारे लिखवाऊंगा, याद रखना। इतने सारे मिले, 21 मिले, 21 इस बार जीआई टैग सब याद करने पड़ेंगे। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धा धामा? धामा मीन धर्म, है ना, एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ है। नामसाई। नामसाई कहाँ पे है जी? नामसाई है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, अभी बोला अभी आ गया, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? 21 को। सबसे ज़्यादा कौन सा, वो मतलब कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का वो कौन सा रीजन है जिसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं? याद रखना, काशी रीजन,
आज तक के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है ना, वो काशी रीजन को मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो जी, आ गया कि जीआई हब जो है इंडिया कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का किसे मानते हैं? कौन सी वो जगह है यूपी में जिसे जीआई हब बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जीआई हब? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीआई टैग्स मिले यूपी के अंदर काशी रीजन में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आज तक 32 मिल चुके हैं इधर। टोटल यूपी में कितने जीआई टैग मिले हैं? यूपी के जीआई टैग आज तक के कितने हैं? 77। इस साल कितने मिले हैं? 21। आगे बढ़ते हैं। पहले ना, अब इधर क्या करता हूँ, उधर क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड, तो मैं आपको जीआई टैग्स लिखवा देता हूँ किस किस रीजन को कौन से मिले। सबसे पहले जिसमें कम कम मिले वो लिखवा देता हूँ, जैसे जौनपुर। जौनपुर जौनपुर के किसको मिले हैं? इमरती को। इमरती। ठीक है, फिर लिखवा देता हूँ एक और, आगरा। आगरा के किसको मिले हैं? आगरा के स्टोन, स्टोन क्या नाम था, हाँ, स्टोन इनले वर्क को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ मथुरा नहीं, चित्रकूट लिखवाता हूँ पहले। चित्रकूट अभी देखा था ना, वो जोड़ा भी गया है उसे, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट जो है यहाँ के वुड क्राफ्ट को मिला है, वुड क्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आपको, मथुरा का बताता हूँ। मथुरा, मथुरा में किसको मिला है? मथुरा का तो आपको पता भी होगा, कथिया वीट को। ठीक है, न्यूज में भी था कथिया वीट, कथिया वीट को मिला है। और किसका लिखवाया जाए? पीलीभीत। पीलीभीत याद रखना, फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी। ठीक है, अब जो है ना, बरेली का भी चलो पहले लिखवा देता हूँ। बरेली के चार चीजों को मिला था। बरेली, बरेली। ठीक है, डबल एल आएगा ना। बरेली, बरेली को फर्नीचर को मिला है। ठीक है, फर्नीचर के अलावा किसको मिला था? जारी, जरदोई, जरदोई। ठीक है, और किसको मिला था? और किसको मिला था? टेराकोटा को मिला था। ठीक है, अब जिसको सबसे ज्यादा मिला है, बनारस। बनारस, जब मैं बनारस गया था भाई साहब, मैंने वहाँ की ठंडाई पी थी, पर वो वाली जिसमें नशा नहीं था। ठीक है, गलत मत समझना। यहाँ पे किसको मिला है? शहनाई। शहनाई की स्पेलिंग क्या होगी भाई? SHEHNAI, शहनाई। अब जिस जो मैंने किया था उसको भी मिला है, ठंडाई को भी मिला था। ठीक है, ठंडाई को भी जीआई टैग मिला है। ठंडा, ठंडाई। ठीक है, फिर किसको मिला है? यहाँ के तबला को भी मिला है। ठीक है, और किस किस को मिला है? बहुत सारों को मिला था, लाल पेड़ा को भी मिला है। ठीक है, और क्या लिखवाया जाए आपको? तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी को मिला है। और जी, और क्या लिखवाएं आपको? और क्या लिखवाएं? वॉल पेंटिंग को भी मिला है। ठीक है, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो बचे हैं अभी, दो बचे हैं, दो बचे, दो बचे हैं। लाल भर मिर्च, MIRCH। ठीक है, एक बचा है, एक बचा है, एक बचा है, कौन सा बचा है? गिर, गिरा, गिराज था ना, क्या था? गिराए गांव, गिराए गांव, हाँ, गिराए गांव करोंडा। ठीक है, इसको मिला है। अब क्या है ना, कैसे पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ। ऐसे लिस्ट आ जाएगी, मैच द फॉलोइंग की। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़ के चले जाना। बनारस के सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने एक साथ 60 लास्ट में लिखवा दिया। बरेली के सिर्फ 3 है, और सबके एक एक है, तो आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है, कौन सी वो स्टेट है, कौन सी वो इंडियन स्टेट है, फर्स्ट इंडियन स्टेट है जहाँ पे साइन किया गया है न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को? महाराष्ट्र है। इसमें इंपॉर्टेंट है लिखवाने वाला, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। इसको साइन किया गया है दो कंपनीज के बीच में। ठीक है, एक तो है रशिया की कंपनी, रोआस, रोसातम, रोसातम। कहाँ की है? रशिया की। और इसके साथ में इंडिया की एक कंपनी है। ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, क्या नाम है? माहा, महाजेनको। अब ये जो महाजेनको है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है?
महाराष्ट्र, ठीक है, महाजेनको की क्या है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो वहां पे इतना लंबा नहीं लिखाएगा, महाजेनको ही लिखाएगा, ठीक है। तो दो कंपनीज है, कहाँ की है, रोसातम कहाँ की है, रशिया की, और महाजेनको है कहाँ पे किया है, महाराष्ट्र ने। पहला है, मैं बोल रहा हूँ, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ भाई साहब, ऐसी तैसी हो गई बोलते बोलते। अब देखो जरा, 200 हो गए ना। अगले कम से कम, अगले कम से कम पार्टनर किसने किया, हाँ देख लो यार, ये वही क्वेश्चन आ गया, महाजेनको, ठीक है, फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यहाँ से यूनियन बजट स्टार्ट है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कम से कम 20 क्वेश्चन यूनियन बजट के एकदम फैक्ट बेस्ड हैं, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं मार्क करूंगा, उनको याद कर लेना। सारे फैक्ट्स आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन क्योंकि जो रख पाए उनके लिए मैंने यहाँ पर सारे, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ इंक्लूड करी है, ठीक है। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता दूँ जो आपसे वो उसमें पूछते हैं कि इस ऑर्डर में लगाओ, उस ऑर्डर में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, सबसे ज़्यादा रुपी जो है कहाँ से आया, रुपी केम फ्रॉम, सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारे बजट में आया है, जिसके थ्रू हमने अपना बजट बनाया है, वो कहाँ से आया है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो किससे आया है, बोरोविंग से, बोरोविंग्स। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वो आपसे बोलते हैं कि इसे सीक्वेंस में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में, ऐसे बोलते हैं। तो याद रखना, बोरोइंग से 24% पैसा आया है। उसके बाद किससे आया है, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से इससे 2% कम आया है, कितना, 22%। उससे कम कहाँ से आया है, जीएसटी से। जीएसटी से कितना आया है, 18%। मैं ऐसे लिख देता हूँ, परसेंट लिखना भूल गया। और अगर बोले कॉरपोरेशन टैक्स से कितना आया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉरपोरेशन टैक्स, बस चार याद रखने हैं ना आपको। कॉरपोरेशन टैक्स से कितना है, 17%। तो प्लीज़ ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे ज़्यादा बोरोविंग से आया है, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से। फिर आपसे बोला जाएगा, इसको ऐसे कर देता हूँ, रुपी गोज टू, सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, गोज टू, सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, तो सबसे पहले 22% जो पैसा है वो कहाँ जाता है, स्टेट शेयर, स्टेट का शेयर किस चीज़ में, ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस, ऐसे ही था ना, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, हाँ। यहाँ कितना जाता है, जितना ऊपर से आ रहा है ना, उससे दो कम, मीन्स इनकम टैक्स के जितना जा रहा है, 22% जाता है। मैं ना ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ इसे, ठीक है, इस सीक्वेंस में ये। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर कितना पैसा जाता है, 20% जाता है। उससे जो पैसा है वो कहाँ जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। यहाँ पे कितना पैसा जाता है, 16%। इसमें जो है ना, याद रखना यार, जो डिफेंस को पैसा जाता है ना उसके कैपिटल आउटले के लिए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। वैसे इतना डीप में वो जाएंगे नहीं। दूसरी बात, अब ना एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे, कौन सी मिनिस्ट्री जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो जाता है डिफेंस में। आगे मैंने बोला है कितना परसेंट है, 13.65% है। वो आगे मैं आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा। उतना पैसा जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाता है। उससे कम किस में जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट में। उससे कम पैसा कहाँ जाता है, होम अफेयर्स में, ठीक है। इससे कम पैसा कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर में। और ऐसे ही करते करते अगर हम देखें, चलो इससे भी कम लिखवा देता हूँ, एजुकेशन में, एडुकेशन में। और ऐसे ही करते 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 सबसे कम पैसा पता है कहाँ जा रहा है, साइंटिफिक, साइंटिफिक डिपार्टमेंट को, ठीक है। मतलब जो हम सोचते हैं ना कि इतना हम साइंटिफिकली आगे क्यों नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, सबसे कम पैसा वहीं जाता है। क्योंकि वैसे ये भी बात है, हमारी नीड्स भी बहुत ज़्यादा है ना।
इस वजह से भी बाकी सेक्टर्स में। अब वापस हमने क्वेश्चन पे आते हैं। अब धड़ल्ले से अगले 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा आपको याद जो रखना है वो मैं बता दूंगा। जो नहीं याद रखना, अगर मर्जी हो तो याद रख लेना, अगर रख सकते हो तो, नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना डेटा किसी को याद नहीं होता। अब सबसे पहले तो किसने प्रेजेंट किया है? निर्मला सीतारमन ने किया। ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि बजट बजट का एक्सपेंडिचर क्या है, ये याद रख लेना कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारे बजट का कितना था? 50,000, वो 50,000 कह रहा हूँ, 50,65,345 करोड़ बोल रहा हूँ, फैक्ट है, सीधा आगे बढ़ूंगा। बोला गया है कि जो ये एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ ये आपको, 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है जो रिसीट्स हैं 25-26 की, एस्टिमेटेड कितने रिसीट्स मीन्स कि कहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, बोरोइंग्स के अलावा। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे करवाना है तो मैं इसलिए करवा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 2025-26 की कितनी हो सकती है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, 10.1, ये याद रख लेना। ठीक है। आगे बोला गया है फिस्कल डेफिसिट टारगेट हमारा क्या है, ये भी याद रख लेना कि हमने क्या टारगेट कर रहे हैं भाई, कि 2025-26 में कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना कम करना है हमें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मतलब बजट है वो घाटे में जाता है ना, तो इसे कम करना है हमें। कितना कम करना है? 4.4। 2024-25 का ये टारगेट था। ठीक है, 4.8। अब हमने और कम कर दिया कि और कम करना है, 4.4 करना है। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बताना है भाई, मेरा काम है आपको नॉलेज देना, तो वो मैं दे रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का कितना था, मैं अभी बता चुका हूँ आपको पीछे ही, 4.8 था जो टारगेट था। अब हमने क्या न्यू टारगेट क्या है? न्यू टारगेट क्या है जी? न्यू टारगेट है 4.4%। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हम अपने जो लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज क्या होता है? ठीक है, लाइबिलिटीज होती है जो हम पर उधार है, वो हमें कितना कम करना है? 50% से हमें कम कर देना है। ठीक है, 50% से। ये आपको याद रखने की जरूरत है, 50% किस चीज का? ऑफ जीडीपी। ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है? देखो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, करके आगे बढ़ो। बोला गया है डिवोल्यूशन, हाँ, ये याद रखना कि कितना पैसा और कितना ज्यादा दिया है, ये भी अभी बताऊंगा कि कितना पैसा स्टेट को दिया गया, हमारा टोटल जितना पैसा आ रहा है उसमें से स्टेट को कितना दिया गया है, तो आपको याद रखना है 14,22,444। ठीक है, मतलब 14,22,444 करोड़ जो है वो किसको दिए हैं? वो तो स्टेट को ही दे दिए हैं। पहले से इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 10.5% का इंक्रीज किया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया है कि कितना डिवोल्यूशन में हमें इंक्रीज देखने को मिला है? 10.5%। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है, क्या ये याद रखने की ज़रूरत है? नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा याद रखोगे उतना याद रहेगा भी नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आगे प्रॉब्लम होगी। तो जितना याद रख सकते हो वो मैं स्टार लगा रहा हूँ, वो याद रख लेना। नॉन टैक्स रेवेन्यू पे कितना का क्या एस्टीमेट है? तो 583 का है, 583, ये रहा 583। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिसीट्स कितनी आई है? मत, जितना याद रख सकते हो उतना रख लो, बाकी जो स्टार लगा रहा हो उस पर याद रख लेना, 76,000 करोड़। जीएसटी कितना है ये प्लीज याद रख लेना कि जो हमारा टोटल जीएसटी रेवेन्यू है वो कितना एक्सपेक्टेड है फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी। मतलब सेंटर का जो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी अलग होता है, सेंट्रल जीएसटी अलग होता है, इंटीग्रेटेड अलग होता है ना, तो सेंटर वाले से कितना टोटल जीएसटी हमारा आने वाला है, हमने कितना सोचा है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कितना है? 84 या 86, यस 86। ओके। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन टैक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, 14.4 है वैसे इसका आंसर। एक्सपेक्टेड कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मेरे को बताने तो मैं बता देता हूँ, 17,35,000। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर पे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम खर्चा करते हैं ना उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिला है, तो 7.4%। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिला है।
एस्टिमेटेड इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आया पैसा ज़्यादा है तो जाएगा भी ज़्यादा, तो कितना है? यहाँ पे 6.7 है, ठीक है भाई। अब ये याद रख लेना बस, ठीक है, कि सेंट्रल, आपको पता है सबसे ज़्यादा डिफेंस को दिया, डिफेंस के बाद किसको दिया? सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को दिया। कितना दिया है? ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कितना दिया है। 16,21,899 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कितना दिया है? याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी याद रख लो, 5,41,850, ठीक है। पेंशन्स पे कितना दिया गया? नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अपना काम है तो बताएंगे। आगे, इंट्रेंस पेमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर किया गया है? कितने ये पैसे पूछे गए हैं, मैंने आपको परसेंटेज पहले बता दी थी, ठीक है। तो 1276। हाईएस्ट किस मिनिस्ट्री का हाईएस्ट एलोकेशन है? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए पहले ही मैंने आपको पूरी सीक्वेंस लिखवा दी थी, पहले ही पूरी सीक्वेंस लिखवा दी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पैसा सबसे ज़्यादा जा रहा है। और जब सबसे ज़्यादा जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कितना जा रहा है। तो 6,81,210 करोड़ जाते हैं इसको, 6,81,210 करोड़ जाते हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है। अब बोला गया है क्या परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाती है? हाँ, तो मैंने आपको पहले वो बता दिया था, 13.45 जाती है। 13.45, वैसे ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ 13.45%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कितना पैसा दिया गया? नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने इसमें लगा दिया, नहीं इसमें नहीं लगा ना, लगा दो। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को जी कितना दिया गया जी? 90, कहाँ गया पेन, हाँ 99 दिया गया था, 99.5, तो ये है, ठीक। रूरल डेवलपमेंट को कितना दिया गया? देखो आप बोल रहे होगे ये सब क्यों है भाई, मैंने इसलिए सिर्फ डाला है, कभी पूछ ले फिर कहोगे करवाया नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने डाले कि एक बार देख के चले जाना, ठीक है। टोटल सब्सिडी कितने की दी जाएगी? 426 की, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, मैंने भी ऐसे ही याद रखे हैं। फर्टिलाइजर्स पे कितना दिया जाएगा? इसको तो हटा ही दो, नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चंस खत्म हुए हमारे स्कीम वाले, सॉरी बजट वाले। अब हम फिर से जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे चीज़ों को, ठीक है। बोला गया है कि एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इस बजट में, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है धन धान्य, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। बोला जाएगा, आपसे बोला गया है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन लगा लो भाई, आने ही वाला है और लिख के ले लेना, आएगा कि पल्सेस में हम आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा खपत है पल्सेस की। तो बोला है कि कितने सालों में, तो याद रखना है अगले 6 सालों का हमने टारगेट बनाया है। कितने सालों का? अगले 6 सालों का। मखान, भाई साहब पूछा जाएगा, मखाना बोर्ड, ऐसे ट्यूमेरिक बोर्ड, ऐसे ही मैंने और भी बोर्ड आपको करवाए थे, है ना, तो वो देख लेना पिछली वीडियोस में। ये कहाँ पे? बिहार में। मखाना जो है ना, बिहार में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है इसका, ठीक है। तो इस वजह से बिहार में इसका एक बोर्ड खोला गया है, ताकि उन्हें हेल्प किया जा सके, उन्हें बताया जा सके आपको ये करना है, उस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नई स्कीम है? ये सब ना बजट के थ्रू ही लाई गई है, तो भूल मत जाना, इन्हें पूछ लिया जाएगा कभी भी। कौन सी वो नई स्कीम आई है जो डिजिटल बुक्स कन्वर्ट करेगी इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस की बुक्स हैं उनको डिजिटल बुक्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, उसमें उसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका नाम है ओ, 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 पुस्तक, कहाँ गया? पुस्तक से याद किया मैंने, पुस्तक, हाँ, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? स्किल डेवलपिंग के लिए खोले जाएंगे, प्रपोज किए गए हैं बजट में, तो याद रखना 5,
ठीक है, क्या है 5। एक नया मैरिटाइम मैरिटाइम मतलब सागर से रिलेटेड डेवलपमेंट फंड को अनाउंस किया गया है। तो कितने पैसे बोले गए हैं इसमें, कितने पैसे रहेंगे, 25,000 करोड़। याद रखना, किसी कोई एक नया फंड बनाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार बनाया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कि कि इसमें कितना पैसा मतलब लागत है इसकी। तो इसीलिए आपको याद रखना है 25,000 करोड़। बोला गया है कि एनहांस आउटले जल जीवन मिशन। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जल जीवन मिशन जो है ये कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए कब आया था, 2019 में। अब बोला गया इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 2028, सॉरी 2028, 19 में तो आया था ना, हाँ 19 में आया था। और 2028 के लिए, 2028 में के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं, 12 रहे हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, पर क्या इतना बड़ा है, नहीं है। देखो क्या है, हम्म, एक प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना है, टू इम्प्लीमेंट अ प्रपोजल, जैसे कि सिटीज एज ग्रोथ हब के लिए, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, इसके लिए एक प्रपोजल किया गया है, प्रपोज किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस प्रपोजल के लिए एक फंड भी होगा, फंड भी होगा। तो बोला गया है उस फंड का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है अर्बन चैलेंज फंड। ऐसे याद रखना, सिटीज के लिए है तो अर्बन, एक चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं ना, किसके लिए, कि डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ हब्स बनाने हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पे काम करना है, तो क्या हो गया, चैलेंज है एक, उसके लिए एक फंड बनाया गया है, अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, अच्छा, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो बिहार का क्वेश्चन था। ठीक है, बिहार का जो पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेस्टर्न कोची कैनाल ERM प्रोजेक्ट है, ये कौन से रीजन के लिए है, कौन से रीजन को सपोर्ट करेगा, तो ये आपको मिथिलांचल रीजन को करेगा। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोला गया है कि कौन, किसने, दो प्राइजेस दिए गए हैं, किसने दिए हैं, UIDAI, आपको पता है वो आधार कार्ड वाली है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसको दिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मेघालय को दिए। अब दिए क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। जो बच्चे होते हैं उनके बायोमेट्रिक्स करवाए गए सबसे ज़्यादा, और जो बड़े लोग हैं उनके एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें चेंज वगैरह जो भी है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मेघालय को दो प्राइज दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया नाइन्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पर हुई। मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना यूजुअली न्यू दिल्ली में ही होती है, बट जहाँ पर नहीं हुई है ना जब न्यू दिल्ली में, तो वो याद रख लेना बस, क्योंकि वहाँ पर आपसे आपके साथ वो खेल सकते हैं और आपको गुमराह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो बोला गया एक पंचायत एडवांस इंडेक्स निकाला गया, कौन निकालेगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, है ना। तो बोला गया है कि किसने रिलीज किया, पता चल गया। इसमें थीम कितनी थी, 9 थीम थी, याद रखना। कैटेगरीज क्या क्या थी, कैटेगरीज क्या क्या थी, पहले तो आते हैं जो फुल अचीवर्स हैं। फुल अचीवर्स कौन है, जिन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया, क्या किया, जिन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया। फिर कौन से आते हैं, फ्रंट रनर्स, फ्रंट रनर्स, फ्रंट रनर्स कौन है, जो 75 से 90 के बीच में पॉइंट्स लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं, परफॉर्मर्स। ठीक है, परफॉर्मर्स में कौन है, जो 60 से 75 स्कोर किया है जिन्होंने। उसके बाद आते हैं कौन, उसके बाद आते हैं एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स कौन है,
जो कि 40 से 60 के बीच में है। ठीक है, और कौन है? एमर्जिंग, लास्ट एमर्जिंग। वो कौन है एमर्जिंग वाले? जिनको जिसमें कौन है बिलो 40। अब जो है ना बिलो 40 है, ठीक है। अब इसमें टॉप किसने किया है? ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसने किया है? गुजरात ने। इसमें कितने ऐसी पंचायत थी जिसने मतलब कि जो फ्रंट रनर्स में आई हैं, तो वो है 346 पंचायत। पीसी लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। और गुजरात के बाद अगर बात करें तो कौन है सेकंड पे? इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, टॉप इसने किया है। फिर उसके बाद सेकंड पे कौन है? सेकंड पे इसके बाद आई थी तेलंगाना। ठीक है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वही बोला गया है कि कितनी थीम्स थी इसमें, कितनी थीम्स थी? 9 थीम्स थी, अभी पीछे बताया था आपको मैंने। हाँ, वाह जी वाह। अब आपसे ये क्वेश्चन दो चीज़ों की, दो तरीके से पूछ सकते हैं कि स्कॉच अवार्ड किसको मिला। ये वो वाली स्कॉच नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। फिर ऐसे ही पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ मत जानो, आगे बढ़ो। इसे भी स्टार लगा लो। यूपी इन्वेस्ट जो है, इन्वेस्ट यूपी जो है, उसका सीईओ कौन बना है? उसका सीईओ कौन बना है? आनंद जी बने हैं, आनंद कर रहे थे। ठीक है, ऐसे याद कर लो, मैंने भी ऐसे याद किया है। विजय किरण आनंद, आनंद में आ गए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बन के। ठीक है, कौन सी, अरे यार, याद रखना क्यों। आपको पता है आपसे फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था? झारखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? तो आपको याद रखना है ये है लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। बोला गया है कितने विलेजेस हैं जिन्हें डिक्लेयर किया है आदर्श ग्राम अंडर प्रधानमंत्री अजय। अब इसके बारे में मैंने बताया था, स्कीम कब आई थी? 2021-22 में आई थी, है ना। 2021-22 में स्कीम को लाया गया था। मैंने बताया था क्या फुल फॉर्म है इसका? अनुसूचित जाति अ, अ, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, अब ये जो स्कीम है इसमें आदर्श ग्राम कितनों को माना गया है? कितने? 4991, 4991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो मैंने बता ही दिया, 21-22। ठीक है, पहला नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो कहाँ पर हुआ? पहला इलेक्ट्रिक रोड शो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ। IISC बेंगलुरु, IISC बेंगलुरु, याद रखना है। ठीक है, तो ये था 250 क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में भी मैं 150 करवा के आपका काम पूरा करवा दूंगा। ठीक है, पहली क्लास अपलोड हुई थी 4 को, दूसरी हुई 6 को, मतलब कल आपको ये मिल जाएगी वीडियो। और अब जो है 8 तारीख को आपको लास्ट वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने 6 दिन के अंदर आपको 400 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर अगर मुझे फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर लेना। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कब मिलेगी? 8 तारीख को मिल जाएगी, जब सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।